करंट अफेयर्स थ्रू MCQs अक्टूबर 2023 और ये है हमारा पार्ट 3। बाकी के 2 पार्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इलियोसाई से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने की एक मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता है हमारे टेलीग्राम चैनल इलियोसाइस पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा हुआ है और मैगजीन का डेमो है। तो इस तरीके से हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और ये मैगजीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है रेफरेंस फ्यूल के बारे में। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो हुआ क्या है, अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंडिया का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल RFS रेफरेंस फ्यूल जो है लॉन्च किया है। ओके, अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम रेफरेंस फ्यूल जो है उसको इंपोर्ट करते थे, बट अब हमने हमारा पहला रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है। रेफरेंस फ्यूल क्या होता है, ये प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है जो ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं वो टेस्ट करने के लिए और जो कैलिबर चेक करने के लिए कि हमारा जो ऑटोमोबाइल है वो कैसा है, उस चीज़ को चेक करने के लिए रेफरेंस फ्यूल का यूज़ होता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती है रेफरेंस फ्यूल के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है। यानी कि आप कमर्शियल गैसोलीन और डीजल से अगर आप देखेंगे तो रेफरेंस फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है कि रेफरेंस फ्यूल ऐसा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्पेसिफाई होती हैं कि हमें ऐसा ही रेफरेंस फ्यूल चाहिए होता है। तो जो अब हम अपना रेफरेंस फ्यूल बना रहे हैं वो हम बेटर प्राइस में बना पाएंगे और इससे क्या होगा, इससे जो हमारा टाइम है जो जिससे हमें लाने में या ले जाने में लगता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हमारा प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमें इंडिजिनस रेफरेंस फ्यूल बनाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, हमें और भी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि हम इंजन्स को डेवलप कर पाएँ, इवैल्यूएट कर पाएँ हमारे व्हीकल की परफॉर्मेंस कैसी है पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि दुनिया भर में जितने भी जो व्हीकल्स चल रहे हैं हम उसमें अपना व्हीकल को इवैल्यूएट कर पाएंगे अगर हमारे पास हमारा अपना रेफरेंस फ्यूल होगा। रेफरेंस गैसोलीन फ्यूल्स विल बी अवेलेबल EO, E5, E10, E20, E85, E100, ये इस नाम से आपको रेफरेंस फ्यूल कभी कभी सुनने को मिलेंगे। तो आई होप आपको रेफरेंस फ्यूल थोड़ा समझ में आया होगा कि ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं और ये टेस्टिंग के समय यूज़ होता है कि एक ऑटोमोबाइल की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, वो हमें कौन बता के देता है, रेफरेंस फ्यूल। वो फ्यूल जब डलता है तो उसके बाद एक ऑटोमोबाइल की कैपेसिटी निकल कर आती है। डन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपको इकोनॉमी के सेक्शन अक्टूबर 2023 की मैगजीन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र TOT मॉडल। ओके, तो TOT मॉडल क्या है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जनरेट किया है रेवेन्यू फ्रॉम हाईवेज थ्रू TOT मॉडल। ठीक है, तो TOT मॉडल होता क्या है, इसमें क्या होता है, सेंटर जो है ग्रांट करती है टोल कलेक्शन राइट्स प्राइवेट ऑपरेटर को एक डेजिग्नेटेड ड्यूरेशन के लिए। यानी कि NHAI ने क्या किया, टोल बनाया, तो टोल बनाने के बाद जो उसमें से टोल से जो पैसा लोगों को मिलता है उसको पैसा लेने का जो राइट है वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर। अब इसमें क्या होता है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो भी उस कंपनी से ही लिए जाते हैं जिसको वो टोल उस ड्यूरेशन के लिए दिया गया है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर सपोज सेंटर ने कंपनी A को बोला कि तुम इस टोल से पैसे जो है कलेक्ट करोगे, तो इसका जो मेंटेनेंस होगा और ऑपरेशन के चार्जेस होंगे वो भी कौन पे करेगा, A, क्योंकि यही इसको चला रहा है। डन। तो अब ये जो TOT मॉडल है उसको भी हम एक तरीके से PPP यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के अंदर ही लाते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो भी कौन पे करता है, जो प्राइवेट कंपनी है जिसको हमने उसको दिया है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है और जो हमारे इसके फिर ऑपरेशन और इन सब के जो चार्जेस हैं वो हम बचाकर दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है हमारा,
और अगर हम प्राइवेट कंपनी को देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। ठीक है, अब इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि रीफाइनेंस का रिस्क रहता है, क्योंकि हमने एक बार प्राइवेट कंपनी को दे दिया हमारा कि तुम पैसा कलेक्ट करोगे, तो उसके बाद वापस से सेंटर जब पैसा उसमें जल्दी से नहीं लगाता है, ठीक है, लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट भी हमको करनी होती है, और इसमें परफॉर्मेंस गारंटी का भी रिस्क रहता है। अगर हमने जिस कंपनी को दिया है, सपोज उसने ढंग से काम नहीं किया, तो फिर उस चीज़ का वहाँ पे विश्वास हट जाता है लोगों का, तो यहाँ पर फिर उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टीओटी मॉडल व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज द कंसेशनर, यानी कि जिसको हमने दिया है, अज्यूम फॉर द प्रोजेक्ट, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन नहीं, टोल कलेक्शन राइट्स, हाँ राइट्स तो उसको मिलते हैं पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये तो उसके राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, कंसेशनरी की, यानी कि जिस प्राइवेट कंपनी को हम इसके राइट देते हैं कि तुम यहाँ से पैसा कलेक्ट करके हमें दोगे। ये भी आपको इकोनॉमी के सेक्शन अक्टूबर 2023 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बेवरेज इंडस्ट्री व्हाट डू व्हाइट गुड्स रेफर टू। अब व्हाइट गुड्स क्या होते हैं, हाल ही में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो है रूल्स को टाइट कर दिया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में फॉर वाइट गुड्स। अब वाइट गुड्स क्या है, जनरली जो घर के ये अप्लाइंसेज होते हैं इनको वाइट गुड्स के अंदर लेकर आते हैं, जैसे कि स्टोव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब क्योंकि ये ट्रेडिशनली वाइट कलर के आते थे हमेशा, अब तो ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल होने लगे, तो इस वजह से इनको वाइट गुड्स कहा जाता है। ये अपनी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गिटिविटी के लिए माने जाते हैं, अपने डेली यूज़ के लिए माने जाते हैं, और हम फैब्रिक को भी, वाइट फैब्रिक जैसे कि कॉटन है, उसको भी वाइट गुड में रेफर कर सकते हैं। और अगर हम बेवरेज इंडस्ट्री में बोलेंगे तो वाइट गुड्स किनको माना जाएगा, जो कलरलेस स्पिरिट्स होते हैं, जैसे कि वोडका और जिन। अब ब्राउन गुड्स क्या होते हैं, ब्राउन गुड्स जो लाइट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, टीवी है, इस तरीके से इनको हम ब्राउन गुड्स बोलेंगे। टीवी है, रेडियो है, ना कि वाइट गुड्स की तरह। ब्राउन गुड्स जनरली एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और कन्वेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द बेवरेज इंडस्ट्री व्हाट डू वाइट गुड्स रेफर टू। कलर्ड नहीं, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं, कलरलेस लाइक वोडका और जिन। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये आपको इकोनॉमी के सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंद्रा पोर्ट के बारे में। तो मुंद्रा पोर्ट ने अभी हाल ही में 25 साल अपने कंप्लीट किए हैं। ये लार्जेस्ट प्राइवेट एंड कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, और ये नॉर्थ शोर में लोकेटेड है। कहाँ पर, गल्फ ऑफ कच्छ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा गुजरात हो गया, तो गुजरात में जो ये गल्फ ऑफ कच्छ है उसके नॉर्थ शोर पे ये मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड है। ये ऑल वेदर पोर्ट है, और ये कंट्री का लार्जेस्ट कोल इंपोर्ट टर्मिनल है, यानी कि कोल जो हमारी कंट्री में आता है सबसे ज़्यादा यहीं पर आता है। ओके, और इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी दर्जा दिया हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमारे जो इंडिया है उसके लॉज से थोड़ा अलग लॉज निकल कर आते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी छूट मिलती है, यहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, ठीक है। और ये पोर्ट करीबन 33% जो है हमारा ट्रैफिक, कंटेनर ट्रैफिक, उसको हैंडल करता है। तो मुंद्रा पोर्ट हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ में। ये भी आपको इकोनॉमी के सेक्शन 2023 अक्टूबर मैगजीन में मिलेगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है एथिक्स कमेटी के बारे में। तो एथिक्स कमेटी क्या हुआ, हाल ही में अभी लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने एथिक्स कमेटी बिठाने की बात की है, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन की एक एमपी के बारे में। तो अब लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, और ये स्पीकर अपॉइंट करता है 1 साल के लिए, ठीक है। अब इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो एग्जामिन करता है कंप्लेन को, फॉर्मुलेट करता है मेंबर का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ओके। और अगर कोई भी इंसान जो है वो कंप्लेन कर सकता है किसी मेंबर के अनएथिकल बिहेवियर के बारे में, या फिर वो कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो। और जो कमेटी, एथिक्स कमेटी बनाई जाती है, ये उस जो कंप्लेंट लगी है उस एमपी पे या किसी भी पर्सन पे पार्लियामेंट के, उसको जांचती है, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी आपको पनिशमेंट्स या फिर
सेंशर्स कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोकसभा की जो कमेटी है वो 2000 में बनाई गई थी फर्स्ट टाइम, और राज्यसभा ने सेटअप की थी 1997 में। डन। तो राज्यसभा की अलग कमेटी होती है एथिक्स कमेटी, और लोकसभा की अलग होती है। तो लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं, बट राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं, जिनको जो चेयर करता है कौन, लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी जो होता है वो इस कमेटी को चेयर करता है। और राज्यसभा का जो टर्म है, टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, इसका भी टर्म 1 साल से ज़्यादा तक हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा तक जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के लीडर्स या डिप्यूटी लीडर्स या फिर जो चीफ विप्स होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकसभा एथिक्स कमेटी प्रीडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राज्यसभा एथिक्स कमेटी, कि लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है वो पहले बनी थी राज्यसभा से। अभी हमने देखा था कि राज्यसभा की 1997 में बनी थी और लोकसभा की बनी थी 2000 में। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। राज्यसभा एथिक्स कमेटी चेयर्ड बाय द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, करेक्ट, हैज़ 15 मेंबर्स। इसके 15 मेंबर्स नहीं, 10 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स किसके होते हैं, लोकसभा एथिक्स कमेटी के। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा, जो कि अक्टूबर 2023 की मैगजीन है। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।